हेलो सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट सीरीज़। हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी में सबसे पहले अपना एक छोटा सा मे द फोर्स बी विद यू ऑल। ठीक है, पेन का कलर दूसरा ले लेते हैं। एंड हम लोग देखो CHSL के लिए प्रेप कर रहे हैं अभी तो, बट मेन टारगेट हम सभी का क्या है, CGL। तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। सबसे पहले आज बायो का देख चलेंगे, इसके बाद इंग्लिश, उसके बाद जीके का ही कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, जीके जीएस, फिर वापस इंग्लिश, फिर रीजनिंग और मैथ्स में कोशिश करेंगे कि रीजनिंग या मैथ्स में से कोई एक टॉपिक उठाएं, वरना वापस जीके या जीएस को उठाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो के साथ। तो बायो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल। सेल ही क्यों करेंगे, क्योंकि सेल होता है हमारा फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ लाइफ, या जो सबसे छोटा यूनिट होता है। जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारा सेल होता है। सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं अलग से, बट ओवरऑल अगर हम एज अ यूनिट बोल रहे हैं तो सेल हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लाइफ का। तो सेल में हमारे अलग अलग ऑर्गेनल्स आएंगे, उनके बारे में करने वाले हम लोग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सेल से। इसी के बाद हमारा टिश्यूज़। सेल के थ्रू जब तक हम सेल नहीं समझेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। जब हम आगे चल के किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे अंडर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी से डरना नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, सिर्फ कुछ पॉइंटर्स होते हैं वो हमें याद करने हैं। तो डाइवर्सिटी में ज़्यादा कुछ है नहीं उन पॉइंटर्स के अलावा। ठीक है ना, हमारा लाइफ प्रोसेसेस आएंगे, हमारा डिजीज़ आएगा, डिजीज़ में भी हम देखेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स के बारे में नहीं देखेंगे, बट हाँ जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यहीं से बन जाएगा। तो अपना स्टार्ट करते हैं। सेल में देखो सबसे पहले हमारे ऑर्गेनल्स जाएंगे। इसमें हमें कौन कौन से करने हैं सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, कलर दूसरा ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। चलो, हमें लाइसोसोम्स, बचपन से आज तक सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़ी हैं, लाइसोसोम्स और दूसरा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कि लाइसोसोम इज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। टीचर्स ने इसके अलावा हमें कुछ कराया ही नहीं है। दूसरा होता है हमारा गोल्गी एपेटस। गोल्गी एपेटस को देख लो, ये इस तरह से है। तो इसकी जो शेप है ना, इसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ठीक है, तीसरा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमें देखना है। तो एक तो हमें लाइसोसोम देखना है, एक हमें गोल्गी एपेटस देखना है, एक हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखना है। न्यूक्लियोलस को हम न्यूक्लियस के ही अंडर समझेंगे। ये पूरा देखो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस दिया है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। अभी कुछ मत समझो, आगे बताएंगे। बस एक तो मैं छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ कि इसमें जो चीज़ें हैं ना वो सारी नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसमें से कुछ ही करना है। फिर हमें ये करना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों मिलके हमारा बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, जब हमें अभी आगे करना ही है तो मैं तुम्हें ये डायग्राम क्यों दिखा रहा हूँ कि तुम पेपर के लिए बस इन फिगर्स को देख लो कि ये दिखती कैसी हैं। ठीक है ना, ये भी हमारा ER ही है। इसमें एक चीज़ ध्यान से देखो, एक है ये रफ रफ सा जिस पे ये काले काले से स्ट्रिंग से बने हुए हैं, एक हमारा एकदम स्मूथ है। तो स्मूथ वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ वाला रफ एंडोप्लाज्मिक। सेंट्रियोल्स के बारे में हमें नहीं देखना, राइबोसोम के बारे में हमें देखना, बट राइबोसोम को एज अ डिफरेंट एंटिटी हम नहीं देखेंगे। राइबोसोम के बारे में हम इन्हीं सब चीज़ों में पढ़ेंगे और राइबोसोम का फंक्शन क्या है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक चीज़ समझो, ये पूरा इसके अंदर जो जेली स्ट्रक्चर है ना, ये जितनी भी खाली स्पेस हमारी है, येलो येलो क्रीम सा सॉरी जो कलर है, ये पूरा हमारा साइटोप्लाज्म। इसी के अंदर हमारे सारे ऑर्गेनल्स हैं। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये दोनों टर्म्स हमारा मिलके क्या देती हैं हमें, प्रोटोप्लाज्म। ये जो टर्म प्रोटोप्लाज्म है, ये कॉइन किसने दिया किया था, हमारे पुरकिंजे साहब थे, उन्होंने किया था। इससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे और लिख लेते हैं। जब हम सेल के बारे में देखेंगे तो सेल को डिस्कवर किसने किया था हमारे, तो सेल को हमारा डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुके जी ने। किसने, रॉबर्ट हुके। कब किया गया था, साल हमसे पूछ लेता है तो 1665 में डिस्कवर किया था। कब किया था, 1665। फिर इनके बाद हमारा न्यूक्लियस आ जाता है। भाई सेल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमारा न्यूक्लियस। तो सेल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो न्यूक्लियस है, इसको डिस्कवर किया था हमारे रॉबर्ट ब्राउन। दोनों ही इंसान रॉबर्ट नाम के हैं, एक हुके है एक ब्राउन है, ध्यान रखना। ठीक है ना। फिर एक आते हैं हमारे एंटोन वैन। एंटोन
वैन ल्यूएन, वो एक स्पेलिंग देख लेना, ऊपर नीचे हो सकती है, बट वहाँ पे तो तुम्हें वैसे भी ऑप्शन मिलेगा। तो एंटोन वैन की तो ये ल्यूएन हुक की भी कुछ ऐसी होती है। इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स डिस्कवर किए थे इन पॉन्ड वाटर। फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर, किसने? हमारे एंटोन साहब ने। ठीक है, ये थोड़ा सा बस एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ तुम्हें इसके बारे में। फिर एक आते हैं हमारे वर्चोव जी। ये नेम्स याद रखने हैं, इन्हें रट लो अच्छे से, क्योंकि बाकी कोई ट्रिक तो है नहीं इनकी। सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुके ने। कब किया था? 1665 में। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। एंटोन वैन ल्यूएन हुक ने फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। फिर वर्चो साहब ने क्या बोला कि जितने भी हमारे सेल्स हैं ना, मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दोनों के दोनों ना हमारे किसी एग्जिस्टिंग सेल्स में से ही निकले होंगे। हो सकता है दोनों एक ही सेल में से निकले, हो सकता है अलग अलग सेल में से निकले हो। पॉइंट ये है कि कोई भी सेल आउट ऑफ द एयर नहीं निकलेगा। एवरी सेल विल बी फॉर्म्ड आउट ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ये बोला था हमारे वर्चो जी ने। जैसे वर्चो जी का पॉइंट हमें कहाँ से पता चलता है कि हमारा जब हमारे स्पर्म सेल्स, या जो हम जर्म सेल्स जिन्हें बोलते हैं, स्पर्म सेल्स नहीं, जर्म सेल्स की एक स्पर्म सेल है, एक एग सेल है फीमेल का, एक एग है सॉरी फीमेल का। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, वन सेल। ये फर्दर डिवाइड करना शुरू कर देता है और ये क्या बनाता है? हमारा एम्ब्रियो। तो जितने भी सेल्स हमारे एम्ब्रियो में होते हैं, जो एम्ब्रियो की हमारी बॉडी बनती है, इसमें जितने भी सेल्स हैं वो सभी के सभी इस जाइगोट से ही निकलते हैं। जाइगोट के सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले एक सेल होता है, ये डिवाइड करता है, दो सेल आते हैं, फिर ये दोनों फर्दर डिवाइड करते हैं, ऐसे ही ये भी डिवाइड करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो यही चीज़ बोली थी हमारे वर्चोव जी ने कि जितने भी सेल्स हैं हमारे, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से ही बनते हैं। फिर एक आते हैं हमारे श्लाइडर एंड शॉन, दो इंसान थे। ये हम आगे लिख लेते हैं, वहाँ तो जगह है नहीं। कौन? हमारे श्लाइडर जी एंड श्वॉन जी। इन्होंने दी थी हमारी एक थ्योरी, और वो थ्योरी क्या है हमारी? द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी हमसे पूछ ले किसने दी थी? वो दी थी हमारे श्लाइडर एंड शॉन ने। फिर इसी के साथ साथ हमारे आते हैं, बस यही है जो चीज़ें हमें याद रखनी हुई यही है। अब हम यहाँ से देखेंगे अपना सेल के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं दी है, वो ये कि ये जो लेयर है हमारी, ये जो इसकी बाउंड्री है पूरी, ये क्या है? ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? हमारी सेल मेम्ब्रेन। और इसी के बाहर प्लांट्स में, ये तो एनिमल सेल है तो इसमें नहीं दिखाई वो चीज़। प्लांट्स में एक और होते हैं हमारे, इस लेयर के बाहर होती है ये। जैसे ये तो हमारी इसी की सेल मेम्ब्रेन हो गई ना, इसी के ऊपर मैं मान लूँ एक और कलर से एक और लेयर बना दूँ, ब्लैक कलर वाली, इसके ऊपर होगी वो, ध्यान रखना। ये होती है हमारी सेल वॉल। क्या होती है ये? हमारी सेल वॉल। ठीक है ना? तो अब हम धीरे धीरे करके इन्हीं चीज़ों के बारे में एक एक करके पूरा देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना सेल वॉल के ही बारे में। चलो सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन को ही हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर अच्छा, इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक और नाम है इसका, क्या? यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं भैया? यूनिवर्सल इस वजह से कि किसी भी तरह का सेल हो या किसी भी चीज़ का सेल हो, उसमें हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी ही होगी, चाहे वो सेल हमारा प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। ये क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो अभी देखेंगे आगे, चिंता मत करो, लोड नहीं लेना बिल्कुल। इसे ढंग से लिख देता हूँ मैं ज़रा। मेम्ब्रेन, एक तो ये पेन नहीं चलता, पता नहीं क्यों यार, नया लिया है तो फिर भी नहीं चलता ढंग से। चलो जो भी है, वैसे तो इसे मेरी बहन के अलावा कोई देखेगा भी नहीं, बट देख लेते हैं। तो चलो तुम्हें ही बता दूँ, ये पेन ढंग से नहीं चलता, इवन तो ये नया है। ठीक है,
फिर इसी में हमारा एक और आ जाता है, हमने देख लिया भाई इसे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसे ही हम यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है जो भी हमारा एक्सचेंज होता है गैसेस का हो, ऑल द एक्सचेंजेस परफॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, वो एक्सचेंज हमारा गैसेस का हो सकता है। अगर गैसेस का होता है तो वो होता है हमारा डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू? डिफ्यूजन। दूसरा है कि अगर हमारा जो एक्सचेंज है वो लिक्विड्स का हो तो वो होता है हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू। अच्छा, तो इसका मतलब ये है क्या कि गैसेस का जहाँ पे भी एक्सचेंज होगा तो वो सिर्फ डिफ्यूजन कर सकता है, और लिक्विड का जहाँ भी चेंज होगा वो सिर्फ ऑस्मोसिस कर सकता है। सेल के जब हम बात करेंगे सिर्फ तब, वरना जब हम आगे डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे ना वहाँ पे हम देखेंगे कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है, ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए। लेकिन जब हम सेल के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो गैसेज हमेशा एक्सचेंज होंगी थ्रू डिफ्यूजन, लिक्विड्स एक्सचेंज होंगे थ्रू ऑस्मोसिस, ध्यान रखना। अब सेकंड पर आ जाते हैं, हमारा सेल वॉल। अच्छा भैया जी, सेल वॉल क्या है हमारा? सेल वॉल देखो, जो भी हमारे प्लांट्स हैं ना उनमें होगी। सबसे पहली बात तो ये है, किसमें होगी? सिर्फ प्लांट्स में होगी। क्या है किसी और में भी? हाँ बिल्कुल होगी, बैक्टीरिया में होगी और फंगाई में होगी। प्लांट्स में ये होती है हमारी सेल्यूलोज से बनी हुई। किससे? सेल्यूलोज से बनी हुई। बैक्टीरिया में पेप्टिडो ग्लाइकन से बनती है। किससे? पेप्टिडो ग्लाइकन से। पेप्टिडो ग्लाइकन। और फंगाई में बनते हैं ये हमारी चिटिन से। किससे? चिटिन। तो ये हमारे दो चीज़ें हो गई। सेल वॉल का काम क्या है? टू प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट। अच्छा, तो क्या अगर इंसानों में सेल वॉल बन जाए तो क्या हम एकदम इनविंसिबल हो जाएंगे? क्या हम थैनोस जैसे बन जाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं। हम पेड़ जैसे बन जाएंगे, हम एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, हम आलसी निकम्मे बन जाएंगे, जो हम पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हैं। तो और आलसी या निकम्मा हमें नहीं बनना। कोई ऐसा कल को एक्सपेरिमेंट मत करने लगना कि अपने सेल्स में मैं तो सेल वॉल लगा दूंगा। तीसरा फिर हम देखते हैं गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस। अच्छा भाई, अब गोल्गी एपरेटस क्या करता है हमारा? हमने पीछे मैंने पीछे एक चीज़ बोली थी कि हमने बचपन में ना सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़ी हैं, पहला लाइसोसोम और दूसरी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइस गोल्गी एपरेटस का क्या काम है? ये जो बचपन से हमने पढ़ा है ना, सुसाइड वैग। तो में से कितने लोग, मुझे नहीं पता, सुशांत सिंह राजपूत के फैन हुए नहीं? नो, नो ऑफेंस। तो सुसाइड वैग की अगर हम बात कर रहे हैं, वैसे तो मेरी बहन ही देख रही होगी तो वो ले भी ले ऑफेंस, मुझे पता, शायद वो भी ना देखे। तो सुसाइड वैग के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। गोल्गी एपरेटस का काम है सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। ये काम है किसका? हमारे गोल्गी एपरेटस साहब का। बस यही है इसका, और कुछ नहीं है। हाँ, एक काम हो जाता है छोटा सा, क्या? ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा हमारा पैकेजिंग हो गया, स्टोरेज हो गया। पीछे से कोई शोर आ रहा हो तो यार देखो, मेरे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस थे ही नहीं, तो मैं ऑलरेडी एक काफ़ी शांत जगह पे बैठा हूँ, बट वही है कि एकदम नॉइस प्रूफिंग नहीं कर सकता मैं भी। अब नेक्स्ट देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, सबका फेवरेट। क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल आएगा एकदम से, क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, पावर हाउस ऑफ द सेल हम इसे बोलते हैं। क्या इसके बारे में और कुछ भी है जो हमें पता होना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल है। क्या? ये दो लेयर्स से बना होता है। एक होती है हमारी आउटर लेयर, एक होती है हमारी इनर लेयर। जो आउटर लेयर है ये होती है हमारी पोरस, और जो इनर लेयर है ये होती है हमारी डीपली फोल्डेड। ये क्योंकि डीपली फोल्डेड फोल्डेड है तो इस वजह से ये हमारी स्पेशियस होती है। तो हमसे पूछ ले कि स्पेशियस कौन सी लेयर है या डीपली फोल्डेड कौन सी है, तो वो है हमारी इनर लेयर। अच्छा, अब इस इनर लेयर का काम क्या है? ये जो हमने स्पेस दे दी इसमें, इसका काम क्या है? इसका काम है एटीपी को स्टोर करना। भैया एटीपी क्या है हमारे? ये है हमारे एनर्जी करेंसी।
जो हमने देखा था ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो वो जो एनर्जी है, जो पावर है, वो हमारी एटीपी के फॉर्म्स में स्टोर होती है। किसकी फॉर्म्स में? एटीपी के। क्या फुल फॉर्म है इनकी? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। लिख देता हूँ यहाँ मैं, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने प्लास्टिड्स को। प्लास्टिड्स, ये तो भाई तुमने पीछे बताया नहीं थे। हाँ, नहीं बताए थे यार। वो देखो, एक ह्यूमन सेल था। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है हमारा प्लास्टिड्स। किस में होता है? ओनली इन प्लांट सेल्स। तो ये हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब है कलरफुल, तो इसमें हमारा होता है क्लोरोफिल। क्या होता है इसमें हमारा? क्लोरोफिल। दूसरा हमारा ल्यूकोप्लास्ट, ये होते हैं जो कि हमारे कलरलेस होते हैं। अच्छा, अब ये कलरलेस है तो यानी इनमें कलर का तो कोई पिगमेंट है नहीं, तो इनका काम है क्या कुछ? हाँ जी, बिल्कुल है। प्लांट्स में ये स्टार्च को स्टोर करेंगे। हमारा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होनी है कुछ, तो उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली जो ल्यूकोप्लास्ट है, इसका काम ही है कि स्टोरेज ऑफ स्टार्च, मिनरल ऑयल्स, ऐसा जो भी प्लांट में होता है हमारा, उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा कुछ खास नहीं है, हल्का फुल्का है, बट ज़्यादा कुछ नहीं। तो स्टोरेज एंड पैकेजिंग, यही इसका काम है हमारा। ठीक है, स्टार्च हो गया, हमारी कोई गैस हो गई, हमारे मिनरल्स हो गए, ये सारी चीज़ें यही स्टोर करेगा हमारा। अब एक चीज़ और समझना, प्लास्टिड्स के पास ना अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। मैंने शायद ये चीज़ तुम्हें ऊपर नहीं बताई, बट यही सेम चीज़ ना हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है ऐसा इसके पास जो किसी और के पास नहीं? वो ये कि इसके पास एनर्जी के साथ साथ डीएनए प्लस राइबोसोम है। मैंने ऊपर बताया था राइबोसोम के बारे में हमें देखना। तो राइबोसोम का काम क्या होता है? जो जिम वाले बच्चे इतना रोते हैं ना, प्रोटीन प्रोटीन, वो हमारी बॉडी में राइबोसोम ही बनाता है। प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होता है किसका? राइबोसोम का। वही सेम चीज़ इसके पास भी, प्लास्टिड्स के पास, यानी जो इसमें राइबोसोम है, ये प्लांट सेल्स में हमारा क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चलो। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, प्लास्टिड्स हो गया। दोनों में क्या सिमिलैरिटी थी? कि दोनों के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। दोनों में डिफरेंस क्या था? कि जो प्लास्टिड्स हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे, वहीं जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट एंड और एनिमल दोनों सेल्स में मिलेगा। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट वैक्यूल्स पे। चले चल रहा भाई, ऐसी भी क्या दुश्मनी है तेरी हमसे? देखो यार, अभी तो इसी खराब पेन से काम चलाना पड़ेगा। बट इन हाइपोथेटिकल सिनारियो जहाँ पे मेरे पास 100 भी सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, मैं शायद पेन चेंज कर लूँ, मे बी। मैं वरना इतनी बकवास ना कर रहा होता इस वीडियो में, अगर मुझे उम्मीद होती है ऐसी कुछ। पर खैर जो भी है। तो अब हम बात करेंगे वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स हमारे ह्यूमंस में भी होंगे। आई मीन ह्यूमंस नहीं, एनिमल्स बोलना ज़्यादा सही है, क्योंकि एनिमल्स में ही ह्यूमंस भी आते हैं। ठीक है ना? तो अगली बार से खुद को जानवरों से बड़े क्या मत समझना। और प्लांट्स में भी होंगे। तो डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स में बस ये बड़े होते हैं हमारे, बिगर इन प्लांट्स एंड स्मॉलर इन एनिमल्स। ये प्लांट्स में इतने बड़े होते हैं दैट दे कैन टेक अप टू 70 to 80% ऑफ द सेल। जो सेल है ना, उसका 70 से 80% तक का ये ले सकते हैं। कुछ कुछ केसेस में इवन 85 या 90 तक भी जा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये तो हो गया हमारा वैक्यूल। नेक्स्ट फिर हम आ जाएंगे द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा। नहीं, हमने ई आर नहीं किया ना। हाँ, ई आर कैसे छोड़ गए यार? सबसे पहले हम करेंगे ई आर। ई आर का काम क्या होता है? स्टोरेज, पैकेजिंग,
और थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन भी, ठीक है ना। एक बार मैं देख लूँ, कंफर्म कर लूँ कि हमने नहीं किया या कर लिया यार। गोल्गी माइटोकॉन्ड्रियल सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल, इसके अलावा कोई नहीं छोड़ा ना, कहीं छोड़ दिया हमने? हाँ ठीक है यार। भाई साहब मुझे नहीं पता कैसे भूल गए, चलो कोई नहीं यार। दो टाइप का आता है, हमने पीछे देखा था, SCR एंड RER। RER का मैंने बताया था क्यों होता है, या नहीं बताया था? चलो नहीं बताया तो यहाँ सुन लो, राइबोसोम्स की वजह से। ठीक है, इसके पास क्या है? राइबोसोम है, तो इस वजह से ये रफ होता है। राइबोसोम है यानी कि ये प्रोटीन बनाता होगा, तो जी हाँ, RER का काम है प्रोटीन बनाना। SCR हमारा होता है लिपिड्स। लिपिड्स हम जहाँ भी बोलेंगे उसका मतलब है फैट्स। क्या मतलब है इसका? फैट्स। अब SCR का काम एक और होता है, क्या? डिटॉक्सिफिकेशन। हमारी बॉडी में जो भी डिटॉक्सिफिकेशन होती है ना, मान लो कोई बेकार सा सब्सटेंस चला गया, कुछ पॉइजनस सा हमने खा लिया, तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन स्मॉल लेवल पर हमेशा हमारे SCR में ही होगी, ठीक है ना। अब ये एक टर्म आती है हमारी, लिपो प्रोटीन। लिपोप्रोटीन का क्या मतलब होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन, यानी कि फैट्स प्लस प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना लिपोप्रोटीन, ये हमारा कौन बनाता है? ये बनाते हैं, ये इससे बनती है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल नहीं, सॉरी, अरे क्या थी अपनी मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन थी अपनी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो बनती है हमारी इससे, क्या? लिपिड लिपोप्रोटीन से हमारी बनती है, जो हमारी सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम जिसे बोलते हैं। तो ये चलता नहीं है, इसकी वजह से इतना ध्यान अटक जाता है बार बार। ये देखो भाई साहब, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब लास्ट टॉपिक बचता जो कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भाई साहब के लिए हम अलग से ही पेज लेंगे पूरा, ठीक है। न्यूक्लियस को ऐसा मान लो, हम शुरू से सुनते आए हैं, जिम वाले बच्चे तो पक्का सुनते आए हैं, जेनेटिक्स, DNA। जिम वाले बच्चों में एक चीज़ होती है, गुड जेनेटिक्स, बैड जेनेटिक्स। तो सब चीज़ों के लिए हमारा न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखना। न्यूक्लियस के पास हमारा सारा का सारा जेनेरिक डेटा होगा। ये जेनेरिक डेटा होता किसके पास है? हमारे जीन्स के पास। कहाँ होते हैं? ये हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। इसी में फिर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के पास। क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमारी पोरस होती हैं, ठीक है। अब मैंने बोला पोरस होती हैं, तो इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना हमारे पास कितनी है? दो है। दोनों की दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं, बस दो लेयर्स बनी हुई हैं। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इसके चारों ओर ऐसे एक लेयर ये हो गई, एक लेयर फिर ये हो गई इसके चारों ओर, ऐसे कर करके, ठीक है ना। दोनों बस पोरस। अब ये जो पोर हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इसके पास भी अपना खुद का राइबोसोम और DNA तो हो गई भाई, अभी हमने ऊपर बोला कि इसके पास ही सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो DNA भी होगा। अब न्यूक्लियस में ना हमारी एक टर्म, तीन टर्म्स आती हैं। एक होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, एक होता है हमारा न्यूक्लियोलस, और एक तीसरी एक और चीज़ आती है, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोप्लाज्म देखो कुछ नहीं होता। न्यूक्लियोप्लाज्म इज कि जो भी हमारे इसके अंदर जेली लाइक कंटेंट है ना, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जो पीछे दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये जो हमारा यहाँ पे सेल बना हुआ है, इसमें जो न्यूक्लियस है ना हमारा, इसमें जेली लाइक कंटेंट है भाई। बीच में ये इतना तो न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियोलस है। ये बाकी जो साइड की जगह खाली है, तो हटा देता हूँ, एक बार ज़्यादा हौच पौच हो रही है। हाँ, दूसरे पेन से ले लेते हैं। ये जो है, ये तो हमारा न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। और ये जो इसमें जगह बची है ना, ये पूरी की पूरी हमारी जेली लाइक होती है। ये एज अ होल पूरा है न्यूक्लियस। जो जेली वाली स्पेस मैंने येलो से मार्क करी थी, वो होती है हमारी न्यूक्लियोप्लाज्म फुल।
और जो उसके अंदर एक छोटा सा जो पार्ट था हमारा, वो था हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम होता है टू मैन्युफैक्चर राइबोसोम, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि भाई ईआर के पास था हमारा राइबोसोम, आरईआर के पास, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के पास था, हमारे प्लास्टिड्स के पास था। इन सब के पास जो राइबोसोम गया है वो यहीं से मैन्युफैक्चर होकर गया है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या था हमारा, जो जेली लाइक कंटेंट है विद इन द न्यूक्लियस। और फिर एक आता है हमारा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड को भी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, बहुत आसान सा टॉपिक है, बट इसको भी थोड़ा सा आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लो मेरे साथ। न्यूक्लियस हमने देखा, न्यूक्लियस में 2 लेयर होती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। 2 होती हैं, ये दोनों सेम होती हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें। दोनों की दोनों हमारी पोरस होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। फिर न्यूक्लियस में ये हमारा जेनेरिक डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, जो कि हमारा क्रोमोसोम और क्रोमैटिन बनाते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम वर्सेस क्रोमैटिन भी हमें देखना है, पर एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्रोमोसोम वर्सेस क्रोमैटिन। न्यूक्लियस में हमारा राइबोसोम प्लस डीएनए होता है। जो न्यूक्लियोलस होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है विद इन द न्यूक्लियस, और वो हमारा राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर करता है। जो खाली स्पेस होती है पूरी जेली लाइक कंटेंट जो होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोइड को भी हम आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जीन्स होते हैं हमारे, जो कि हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं, और फिर एक होता है हमारा डीएनए। क्रोमोसोम होता है एक सिंगल थ्रेड, जो एक सिंगल थ्रेड ऑफ जीन्स है ना, उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमैटिन होता है, सॉरी क्रोमैटिन होता है, ये इसे भूल जाना जरा, मैंने गलत बोल दिया। क्रोमैटिन होता है सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। फिर हम इसको ऐसे जब पूरा अरेंज कर देते हैं ना, डीएनए हम जैसे देखते हैं, और इसमें छोटे छोटे से ये पोर्स होते हैं ऐसे, तो यही होता है हमारा क्रोमोसोम, जब ये हमारा इनहेरिटेंस में एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ होते हैं इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए। डीएनए होता है इसमें हमारा पूरा का पूरा। तो ये जो इसमें ये स्पॉट्स देख रहे हो ना तुम, ये पूरा का पूरा एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर था इससे पहले ऐसे सीधा, हमने इसको ऐसे अरेंज करके जो टाई किया ना, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये इसको टाई करने के लिए हैं, और इसको हम बोलते हैं हिस्टोन। हिस्टोन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ यूज टू बाउंड क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन विच इज़ यूज टू बाउंड क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम, ध्यान रखना। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोइड। देखो, सबसे पहले न्यूक्लियोइड देखने से पहले हमें एक बात समझनी होगी, वो ये कि 2 तरह के हमारे सेल्स होते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिखना शुरू करता हूँ। प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। एक तो यार प्रोकैरियोट्स में हमारा कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, स्ट्रक्चर इज एब्सेंट। वहीं यूकैरियोट्स में हमारा होता है। प्रोकैरियोट्स में हमारे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, यूकैरियोट्स में होते हैं। प्रोकैरियोट वाले जो सेल्स होंगे ना हमारे, ये कभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म नहीं करते, यूकैरियोट्स करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। हम भी यूकैरियोट्स हैं, हम प्रोकैरियोट्स नहीं हैं। फिर हम बात करें कि साइज ऑफ द सेल कैसा होता है, तो साइज ऑफ द सेल इज स्मॉल। यहाँ पे कंपैरेटिवली लार्ज होता है, लार्ज है, ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है न्यूक्लियोइड। अब बताऊंगा मैं कि तुम्हें न्यूक्लियोइड क्या होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमने देखा था क्या क्या चीज़ें थी हमारी, न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक था हमारा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड हमारा राइबोसोम एक तो था हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म और एक था हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हमारा राइबोसोम मैन्युफैक्चर करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो हमारा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर फ्लूइड जो होता है। फिर न्यूक्लियोइड हम देखते हैं। न्यूक्लियोइड इज़ नथिंग बट जब न्यूक्लियस के पास अपने खुद के मेम्ब्रेन्स नहीं होते ना, तो हम उसे बोल देते हैं कि वो न्यूक्लियोइड है। मेम्ब्रेन्स नहीं होते इसके पास, तो इस वजह से ना ये वेल डिफाइंड नहीं होता, ये स्कैटर्ड होता है पूरे सेल में। अगर ये हमारा सेल है तो इसमें पूरा फैला होगा, इस वजह से इसके पास ढंग से ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ वेल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है इसके पास। तो यही था, देखो हमारा अभी तक सेल्स में हमने देखा कि अलग अलग हमारे ऑर्गेनल्स कौन कौन से थे, हमारा क्या सब था, कुछ था, ये सब हमने देख लिया।
इसके अलावा थोड़ा सा एडिशनल देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल होता है हमारा, चल जाए यार एक तो ढंग से। स्मॉलेस्ट सेल हमारा होता है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा क्या होता है भाई? ये तुम इतना तो बता सकते हो ना कि ये प्रोकैरियोट होगा, क्योंकि इन्हीं के सेल्स हमारे छोटे होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक होता है। कौन से किंगडम में आता है वो अभी हम आगे देखेंगे जब हम डाइवर्सिटी के बारे में करेंगे। अच्छा, इसका साइज़ कितना होता है? इसका साइज़ होता है 0.1 म्यू मीटर, इसका साइज़ होता है। ठीक है। फिर लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है हमारा? ऑस्ट्रिच एग का सेल। ऑस्ट्रिच एग का जो सेल होता है ये होता है हमारा लार्जेस्ट सेल। ठीक है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए हम किसे बोलते हैं? जीन को बोलते हैं। ध्यान रखना, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन। यानी जीन क्या है हमारा? डीएनए का एक सबसेट होता है जीन। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने देखा था, अलग अलग ऑर्गेनल्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में एक चीज़ और देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हमारी दो तरह की होती हैं। इसमें लिख देता हूँ यार, अगले पेज पे लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। एक होती है हमारी एक्टिव, एक होती है हमारी पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी इज यूज्ड, पैसिव में नो एनर्जी इज यूज्ड। पैसिव में आती है हमारी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, एक्टिव में आ जाती है हमारी रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमें पता है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी। अगर हम इसकी बात करें इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जैसा नॉर्मली होता है। अगली बात ध्यान से सुनना, जब हम बात करें इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के टर्म्स में ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, ऑस्मोसिस जब हम बात कर रहे हैं, चलेगा भाई क्यों इतना यार तू परेशान करता है मुझे। तो ऑस्मोसिस हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू, या हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ जाता है। ये हमने देखा है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन एज अ होल। इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे अगर, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ये जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे तो वापस ये हमारा एज इट इज सेम आ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ चैप्टर होता है ख़त्म। ऑस्मोसिस में तीन हमारे सॉल्यूशन आते हैं, तीन तरह के। कौन कौन से? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है? हाइपोटोनिक में जो सेल होगा इन्फ्लेट कर जाएगा। सेल अगर मोटा हो रहा है तो क्यों हो रहा होगा? मूवमेंट कैसे होती है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। इसका मतलब क्या है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड है वो हायर है, तभी जो सेल है वो मोटा हुआ। क्यों? क्योंकि कंटेंट उसके पास आया। हाइपरटोनिक में जो सेल होगा ये श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक कर जाएगा इसका मतलब क्या है कि हाई कंसंट्रेशन से लो में गया, यानी सेल की कंसंट्रेशन हाई थी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो थी। आइसोटोनिक होता है कि सॉल्यूशन और सेल दोनों की जो हमारी कंसंट्रेशन है वो सेम है। बस इसके साथ हमारा चैप्टर एक ख़त्म हुआ। वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर। ऐसे हमारे भी 6-7 चैप्टर्स और हैं कुछ, बस फिर वी विल बी डन विद बायो। सो मे द फोर्स बी विद यू ऑल एंड मे द फोर्स बी स्ट्रॉन्ग विद यू ऑल। मेरा मुझे अपना चैनल ना 4 मई को स्टार्ट करना चाहिए था, बी विद